सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। सियासी संडे से जारी बिला तातुल मुलाकातों, तवील बैठकों और मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जारी आनियों जानियों का ड्रॉप सीन सा हो गया है। हुकूमत और इत्तेहादी 26वीं आईनी तरमीम लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं और यूं नंबर गेम पूरे होने की सारी बातें महज खोखले दावे साबित हुई। अब राना सना ने मौलाना को मनाने में हुकूमती नाकामी का किया एतराफ़। कहा, फजल रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदार हुकूमती मुशावरती टीम है। और तो और आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए हुकूमत ने पीटीआई से राब्ता भी कर लिया है। ये दिन भी देखना था। राना सना ने की पीटीआई से ड्राफ्ट का जायजा लेने की इस्तदा। पीटीआई ने बानी से मुशावरत का कह दिया। मामलात आज मजीद दिलचस्प उस वक्त हुए जब मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में असद कैसर ने ज़ोहराना दिया। चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि सारे बगलगीर हो रहे थे आपस में। मौलाना ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया, आईनी तरमीम मुस्तरद। अगर इस मुसावदे का साथ देते तो यह मुल्क और कौम के साथ होती खयानत। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कर दिया है दबंग ऐलान। कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह। अदालती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए हैं ज़रूरी और कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार रखा था उसे बहाल किया जाए। अब पीपल्स पार्टी और JUIF अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुत्तफ़िक़ा ड्राफ्ट पर इत्तफ़ाक़ कर लें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर यह है कि वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ड्राफ्ट उस वक्त तक ड्राफ्ट रहता है जब तक काबीना इसकी मंजूरी ना दे दे। अब अपने अपने तजज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि आईनी तरमीम की नहीं होगी, अब होगी कि तब होगी। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन। तो इसी सवाल को लेकर अपने पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार एहताशामुल हक साहब, आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर शाह शिराजी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और हम्माद रोहेला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके साथ साथ चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं बतौर तजज़ियाकार। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। और एहतशाम साहब, वैसे तो इस्लामाबाद में अब गालिबन हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो गई होगी गालिबन इस वक्त तक, लेकिन सियासी पारा हाई है। क्या चल रहा है इस्लामाबाद में, क्या बड़ी खबरें हैं वहाँ से इस हवाले से? देखिए फैसल, सियासी पारा तो बिल्कुल बहुत जिसको कहते हैं ज़्यादा है और सियासी हलचल भी है और सियासी मंजरनामा बहरहाल तब्दील नहीं हो रहा जिस तरह से हर पार्टी, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया चाहती है। देखें, इतवार के रोज़ के बाद से जब ये आईनी तरमीम का मामला ड्रॉप सीन जब हो गया इसका, उसके बाद से आपने देखा कि हर पार्टी ने जब उसके बाद हुकूमत ने और इसी तरह बाकी अदारों ने अपनी पोजीशन बदलना शुरू कर दी। कोई भी जो है ना वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। तो अब सारे आएँ बाएँ शाएँ करने वाली बात है। अगर हम ये लफ्ज़ अवॉइड करें कि झूठ बोला जा रहा है तो उसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फैसल बयानात इतनी तेज़ी के साथ बदले गए कि मैं आप सारे लोग हैरान हैं कि इतवार के दिन क्या होता रहा, उसके बाद 2 दिन के बाद सूरत हाल कहाँ से कहाँ चली गई। अब देखें इस वक्त सूरत हाल इस वक्त क्या बन रही है। एक तो मौलाना साहब अपना काम करके कहा जा रहा है 10 दिन के लिए मुल्तान चले गए और उन्होंने, जैसे अभी आपने भी कहा कि ये मसवदा जिसको उन्होंने देखा था, कभी माना भी गया कि पार्टी देखा भी है, वो उनको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने फेंक के एक तरफ चले गए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। चलें इसमें नहीं जाते। अच्छी बात यह है कि ये कहा जा रहा है, PTI भी कह रही है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा फिर मुशावरत करके इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे लाने की कोशिश करेंगे। PTI के 2 बयानात हैं, 2 वर्जन है। एक कहते हैं कि जी 1 महीना दे दें हमें, दिसंबर के बाद हम दिसंबर में इसको देख लेंगे। और एक वर्जन अली मोहम्मद ख़ान का आज क्या है, वो कहते हैं जी बानी PTI को रहा करेंगे तो उसके बाद जिसको कहना चाहिए कि हम इस पे आएंगे कि इस पे आईनी तरमीम होनी चाहिए, आईनी अदालत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल ये है, राना सनाउल्लाह ने भी बाय द वे आज फैसल कह दिया है कि जी PTI के साथ रब्ता किया जा रहा है। अब होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको अगला सिनेरियो बता देता हूँ और आपको मैं बड़ी खबर भी दे देता हूँ इस हवाले से। बताइए। एक तो बड़ी खबर यह है कि हुकूमत के लेवल पे, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे ये तय है कि 15 से 20 दिन में कम वक्त में इसको हमने करवा के छोड़ना है, जैसे भी करवाएंगे। अगरचे मौलाना के इस वक्त आप देख लें 13 जो हैं मेंबर्स, एक 8 उनके कौमी असम्बली के हैं और 5 सेनेट के हैं, इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है और मौलाना की फैसल विश लिस्ट भी बढ़ गई है।
और मैं आपको ये भी बताऊँ आज से कि इस विश लिस्ट में नई क्या चीज़ डायमेंशन आ गई। रात एक बहुत बड़े सोर्स ने मुझे बताया कि मौलाना अब उनको पता चल गया कि सेंटर स्टेज पे वो हैं और हमेशा वो अब देखते हैं कि मामले सियासत में वो रेलेवेंट रहे, अगरचे फरवरी के इलेक्शन के बाद वो रेलेवेंट नहीं रहे थे, अब वो रेलेवेंसी उनकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनके मुतालबात भी बढ़ गए। अब आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी, वो तो सदारत भी मान रहे हैं, जरदारी साहब की जगह मांग रहे हैं। अब जरदारी साहब भी इस पर इख्तलाफ कर रहे हैं, उनके भी अपने मामलात हैं और साथ उनके जो साहबजादे हैं उनको वो चाहते हैं कि जी ये कश्मीर कमेटी का उनको चेयरमैन भी बनाएं, जो हमेशा 15 साल तक वो रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर का ओहदा होता है। इसके अलावा सेनेट में मजीद सीटें मांग रहे हैं, उसके बाद KP की गवर्नरशिप मांग रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि जी बलूचिस्तान में उनको हिस्सा दिया जाए। कई हवालों से तो अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि उनको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा, साहब ये तो मुतालबात बड़ी हद तक मान लिए जाएंगे। हाँ, आपने मतलब कि एक नहीं कई बड़ी खबरों का अंबार लगा दिया है और विश लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विश लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसमें मामला ये है कि ये जो आइनी अदालतों के क़याम का मामला है, ये एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ है। तो रोहिला साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा और आपसे मैं इस पर टेक्निकल मालूमात लेना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट्स 85 ममालिक में आइनी अदालतें कायम हैं। वो क्या फंक्शन, कैसे फंक्शन करती हैं? हमारे यहाँ इस पे जो अपोजिशन हो रही है उस पे एतराज़, आप इसको कैसा देखते हैं? जी, मैं इस जवाब को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला तो मैं प्रोसीजर पे बात करूंगा कि जो प्रोसीजर हमने देखा है, जिस तरीके से अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई है, उसके बाद मैं सब्सटेंस पे आऊंगा और उसमें मैं इस हिस्से को जो आपका सवाल है केटर कर दूंगा इंशाल्लाह। पहली बात जो मैं प्रोसीजर पे करना चाहता हूँ, इंसैनिटी का मतलब तो हम सब जानते हैं कि इंसैनिटी का लफ्जी मानी क्या है, लेकिन इंसैनिटी की एक बड़ी दिलचस्प तारीफ मेरी नजर से गुजरी थी। उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी आप अमल बार बार करें और इस उम्मीद से करें कि इस बार शायद इसका नतीजा मुख्तलिफ निकले, इसको इंसैनिटी कहते हैं। आपके सवाल के जवाब में मैं सोचता था कि मेरे ज़हन में ऐसी कोई तारीफ इनकॉम्पिटेंसी की भी आ जाए, लेकिन नहीं आई। मेरी अपनी दानिश के मुताबिक इनकॉम्पिटेंसी उसको कहा जा सकता है कि कोई भी अमल इस तरीके से किया जाए कि उस अमल को मशकूक कर दिया जाए। अब इस अमेंडमेंट के प्रोसीजर में जो हमने देखा है, इस बार को जो सारा मामला हुआ है, वो इनकॉम्पिटेंसी की इस डेफिनेशन के ऊपर हर तरीके से पूरा उतरता है। सीक्रेसी जो रखने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि या तो हुकूमत खुद को अक्ल कुल समझ रही है या अपने इत्तेहादियों को अहमद तरीन समझ रही है। तो भला वो मौलाना साहब का कि उन्होंने ये पर्दा चाक कर दिया, ये वहम दूर कर दिया हुकूमत का कि ऐसा कुछ नहीं है, और साथ ही साथ ये भी अवाम को बता दिया कि हमारे अरबाब इख्तियार का कॉम्पिटेंस के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं है। दुनिया में अगर देखें तो डेमोक्रेसी की जो किस्में हैं उनमें से एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि अवाम को लेजिस्लेशन के अमल में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप उन चुने हुए नुमाइंदगान को ही बिल नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब है कि आप अवाम को अंधेरे में रख रहे हैं, इतनी बड़ी आईनी तरमीम के बारे में उनको एजुकेट नहीं कर रहे। डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में तो आजकल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, यूरुग्वे में है और आइसलैंड जैसे ममालिक में है। वहां पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग बात होती है, तो रेफरेंडम्स के थ्रू अवाम को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारे पास है उसकी मैं आपको कोई मिसाल दूं तो जो हमारे करीब तरीन मुल्क है समझा जाता इस तर्ज हुकूमत में, वो यूनाइटेड किंगडम है। वहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। उधर भी ब्रेग्जिट जैसे मामले के अंदर रेफरेंडम किया गया, अवाम को इन्वॉल्व किया गया, ऑन बोर्ड किया गया, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार अवाम को इस काबिल नहीं समझते। बदकिस्मती कह लीजिए या हुकूमतों की या आने वाली जमातों की खुशकिस्मती या जाने वाली जमातों की खुशकिस्मती कह लीजिए कि हमारे आने जो मौजूदा हुकूमत होती है वो ऐसे इकदाम करती है कि जाने वाली हुकूमत फरिश्ता सिर्फ दिखाई देती है उसके सामने। अभी हम यही बात नहीं समझ पाए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कैबिनेट में एक दस्तावेज पेश की जाए और कहा जाए कि इसको खोले बगैर पढ़े बगैर इसको अप्रूव कर दो, जिसके नतीजे में आज हम 190 मिलियन का स्कैंडल का केस देख रहे हैं। आज हम वही समझ रहे थे कि हमें इस हुकूमत ने बता दिया कि आईनी तरमीम भी इस तरीके से हो सकती है कि लोगों को बिल दिखाया भी ना जाए और कोशिश की जाए कि वो पास कर दे। तो ये तो प्रोसीजरल इश्यूज हैं। अगर मैं सब्सटेंस पे आऊं तो सब्सटेंस पे जो सबसे बड़ा मामला जिसके ऊपर आपने भी जिक्र किया था वो ये है, वो ये है कि आईनी तरमीम के ऊपर बात की जा रही है। इसके अंदर आईनी अदालत के ऊपर बात की जा रही है कि आईनी अदालत बनाई जाएगी। अगर वैसे तो हर चीज को यहाँ सियासी नजरिए से देखा जाता है, अगर आप सियासी ऐनक उतार दें और अपनी बहस को इल्मी बहस महदूद करें तो तब भी आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी
ऑब्जेक्टिव्स हैं, आखिर ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करने के लिए ये आईनी अदालत बनाई जा रही है। जब ये सवाल हम करते हैं तो बहुत से जो लोग हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि क्योंकि आपकी अदालत 130वें नंबर पे है, क्योंकि आपकी अदालत समोसे की कीमत तय कर रही है, क्योंकि आपकी अदालत अस्पतालों के विजिट कर रही है। अगर मैं बात मुकम्मल करूं इस पे, बिल्कुल आप दर्ज कर लीजिएगा। मैं इस पे दोनों पे आपका जरूर वो करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जैसे आपने बात की कि सियासी ऐनक, देखिए मैंने तो कोई ऐनक खैर नहीं लगाई हुई, लेकिन चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी, हाँ माद भाई, चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखना था कि गालिबन कुछ ही महीने हुए होंगे कि जब मौलाना फजलुर रहमान एक इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत थे PTI और PTI के लोगों के लिए, लेकिन ज़ाहिर शाह शिराजी ये पल दो पल में क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल, हरा नीला पीला सब कुछ हो गया। आज वो मंजर में देख रहा था, असद कैसर आए और बगलगीर हो गए मौलाना फजलुर रहमान से। इस सब में एक सबक पिना है कि जो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और वाकई होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होता तो फिर आज हम ये मनाजिर नहीं देख रहे होते। आपका क्या इस पे टेक है जो आज मौलाना फजलुर रहमान आंख का तारा बने हुए हैं PTI का? बहुत शुक्रिया फैसल। मेरे ख्याल में देखें, मौलाना साहब पहले से ही आंख का तारा थे, और आप सियासत के सीने में दिल नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सियासतदानों के भेजे में दिमाग भी नहीं होता, सिर्फ वो एक ही चीज़ होती है जो अपने बारे में सोचते हैं कि इक़्तिदार पे काबिज कैसे होंगे, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ वाला हो। हालात को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब इसलिए आंख का तारा है कि बड़ी अच्छी गेम उनके हाथ में आ गई है, और जो काम जरदारी साहब ने उनके साथ किया बहैसियत PDM के सरबरा, क्योंकि देखिए PDM की जो मूवमेंट पिछली हुकूमत को गिराने के लिए बनाई गई थी, उसके अंदर मौलाना साहब जो है वो उनके सरबरा थे, और ये तय भी हुआ था कि वो आइंदा सदर पाकिस्तान होंगे। तो जैसे बात की एहतशाम साहब ने, वो बिल्कुल सदारत के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, वो गवर्नर मांगे, वो बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर मांगे, हक बनता है क्योंकि उनकी ज़रूरत है। दूसरा देखिए, इस वक्त बड़े मजे की चीज़, अगर पीपल्स पार्टी को बगैर कोई सीट जीते आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप दे सकते हैं, 2 या 3 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, तो आप मौलाना साहब को क्यों नहीं दे सकते? उनकी तो कम से कम 10-11 सीटें। दूसरा, इस वक्त मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। मेरे ख्याल में सिर्फ मौलाना साहब ने, देखें आप साहब को भी ना भूलें, आप नेशनल भी ना भूलें, आप MQM को भी ना भूलें। जो मेरी बात हुई है कुछ मैंगल साहब की पार्टी के कुछ सीनियर लोगों से, तो उनका भी ये कहना है कि मेरे ख्याल में वो एक फार्मूला इसलिए लेके अच्छा, अब ज़ाहिर साहब वील कनेक्ट यू अगेन, और अब मेरा अगला सवाल जो है वो अब्दुल्ला साहब से है। अब्दुल्ला साहब, हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक हफ़्ता नहीं, काफ़ी दिन हो गए हम आइनी तरमीम पे बहस मुबाहिसा और ये सारी चीज़ें, लेकिन इस पे पीपल्स पार्टी, उसका भी ये मौक़िफ़ था कि नून लीग जो है वो उजलत में करना चाह रही है। फ़ारूक सत्तार ने भी आज कह दिया कि जी ये इसका कोई प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर चलना चाहिए। आप भी समझते हैं कि बहुत जल्दबाजी में ये मामला किया गया और जल्दबाजी में ये मामला बिगड़ा, क्योंकि हुकूमत खुद कहती रही कि ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है। ये भी किसी ने कहा कि जी ये कच्चा ड्राफ्ट है, कच्चा पर्चा तो सुना था थाने का, कच्चा ड्राफ्ट मैंने पहली बार सुना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि जब 18वीं तरमीम आई थी तो तकरीबन 6 महीने का होमवर्क किया गया था, और फिर बड़ी जल्दी से वो पास भी हो गई थी। एतराज़ात की बहुत ही कोई कम इक्का दुक्का एतराज़ात उस पर आए थे, क्योंकि उसके पीछे एक होमवर्क किया गया था, और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको जो है वो मलूज़े खातिर रखा गया था। अब ये जो मामलात हैं, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी ही कोई तरमीम लानी थी तो जब PDM 1 की हुकूमत थी और आपके पास ऑपोजिशन में एक आदमी था मौजूद टोटल, राजा साहब, तो आप जो है उस टाइम पे भी ला सकते थे। तो फिर हुकूमत जो है, मैं बहुत सोच समझ के ये कह रहा हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन भी है कि हुकूमत के अंदर अपने लोग जो है वो इस तरमीम के लाने के हक में नहीं है, और इसी वजह से जो उसमें 2 ग्रुप्स हैं, आपको भी पता है कि एक मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है और एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है। जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो तो चले हुकूमत में है और वो काम करना चाहता है, लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एफिलिएटेड लोग थे, जब उनके ऊपर दबाव डाला गया और उनको कहा कि आप ये जो हम दिखाए बगैर मसवदा, ये आपको जो है इसको कबूल करना पड़ेगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और हद ये हो गई कि वो उनमें से चंद साहिबान जो है वो गुस्से होके चले गए और फिर अपनी रिहाइश गांव पे जाके उन्होंने टेलीफोन तक बंद कर लिए और कहा कि अगर आपने हमें ज्यादा जोर दिया तो हम जो है वो इस्तीफा दे देंगे और फिर नंबर गेम पलट जाएगी। यहाँ तक बात है। अब दूसरी बात इसके अंदर जो है
बिल्कुल, ये तो देखिए ना, सियासत जो है वो तो नजर आ रही है कि अपनी जाती मफादात के इर्द गिर्द घूम रही है, और जहां जिसका जितना जोर लग रहा है, ब्लैकमेलिंग दूसरा लफ्ज है, तो आप देख लें। लेकिन अगर सदारत के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी साहब हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं हो सकते, और फिर उनके पास एक स्ट्रीट पावर भी मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ यह है कि जो दूसरी पार्टियां जिनका अभी जिक्र किया गया, जो दूसरे इत्तेहादी हैं, वो भी तो चाहेंगे ना कि अगर मौलाना को ये सब कुछ मिल रहा है तो फिर वो भी नखरा दिखाएंगे, और फिर इस सब में वक्त गुजर जाएगा। जिसका वक्त जो एक खास अपॉइंटमेंट है उसका वक्त गुजर जाएगा, और अगर वो रिटायरमेंट चले गए तो फिर पासा पलट जाएगा। इसलिए हकीकत यह है कि ये होमवर्क नहीं किया गया, इस पे काम नहीं किया गया, इसके ऊपर पूरी जो तहकीकात थी और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि आपको एक शुबकी का जो है वो सामना करना पड़ेगा, जिसका आपने इज़हार राय जो फैसल वाडा साहब हैं, आपको तो पता ही है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो तो ना किसी 3 के हैं ना 13 के हैं, वो किसी और के ही हैं, और जहाँ के वो हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह बरमला दो टोक अंदाज में कहा कि जनाब ये निकम्मी हुकूमत है और इसके ना, और मतलब एक गर्जे बरसे। और नज़र ये आ रहा है कि ज़ाहिर है जब आपके मुतल्लिका अहदाफ हासिल नहीं होंगे तो हुकूमत के लिए आइंदा मुस्तकबिल में बड़े पुरअमन अंदाज में चलना मुश्किल हो जाएगा। ये कांटों की सेज साबित हो जाएगा। पहले ही मुल्क के मुश्किलात हैं, और फिर जो जो मौसम बेहतर होगा तो आवाम का रद्द अमल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और आपस में जाहिर है जहां एक तरफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले तो चले दहशतगर्दी का तो चल ही रहा था, लेकिन अब जो एक सोच और का फुकदान, और बल्कि एक मेरे ख्याल में बड़े ही अजीबो गरीब कुछ चीजें वहां देखने में आ रही हैं। और फिर इसी तरह बलोचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो आपके सामने होनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल आखिरी बात कि इंडिया में आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी चल रहे हैं, और आज उसका पहला दौर शुरू हो चुका है। तो ये आप सब के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, और हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में उसके पास फिलहाल अपनी तैयारी नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा जाहिर साहब, आप प्लीज अपना पॉइंट कंप्लीट करें ना मिनट, फिर मैं चाहूंगा एहतशाम साहब के पास 30 सेकंड्स हैं, तो पहले जाहिर भाई आप जरा 1 मिनट में कंप्लीट करें क्योंकि आपका राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ था, प्लीज। जी फैसल, असल में मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने एक लिटमस टेस्ट करने की कोशिश की है, और कहते हैं नर्व टेस्ट किया है। उसकी वजह ये कि देखें ये बिल ना तो कैबिनेट में पेश हुआ, ना CCLC में इसको डिस्कस किया गया, और आपने ऑल ऑफ अ सडन कहा कि जनाब इसको हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। एक तो ये इशू। दूसरा, जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने कहा, बिल्कुल मेरी भी कुछ बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से बात हुई है, PMLN के अंदर खुद इतना बड़ा इख्तिलाफ है कि शायद वो ये बिल किसी सूरत में भी लाना नहीं चाह रहे, इसी वजह से इसको डेफर किया 10 दिन तक। JUIF का जहाँ तक स्टांस है, मेरे ख्याल में JUIF इस वक्त फुल फ्लेज तमाम चीज़ों के ऊपर वो बार्गेनिंग करने के लिए तैयार है। वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्रेसिडेंटशिप भी मांग रही है, वो चीफ मिनिस्टरशिप भी मांग रही है, वो गवर्नरशिप भी मांग रही है। दूसरा जो अहम इशू है वो मेरे ख्याल में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बात कर रही है। अच्छा। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मौलाना साहब ने बड़ा ओपनली कह दिया है कि जनाब मेरे ख्याल से एक्सटेंशन, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे वो मिलिट्री की है, चाहे वो सियासतदान की है, चाहे सदर की है, वो उनको कबूल नहीं है। तो देखिए मेरे ख्याल में बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म की सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत वाकई के जी फैसल ठीक है सर, आपका टेक आ गया और आपने भी उस विश लिस्ट का मजीद इजाफा कर दिया। एहतशाम साहब, I've got 30 सेकंड सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आईनी फैसल, आईनी अदालत के मामले में मौलाना साहब बड़े क्लियर हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। वो ये कहते हैं एक्सटेंशन के वो खिलाफ हैं। दूसरा वो कहते हैं कि पैनल ऑफ जजेस में से चीफ जस्टिस का नए का इंतखाब किया जाएगा तो हमें मंजूर होगा। तो फॉर द टाइम भी ये लग रहा है कि शायद काजी साहब पीछे हट गए हैं, मंसूर अली शाह साहब के बारे में आ गए, बिलावल भी कह रहे हैं, बाकी भी लोग हैं कि वही होंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल है सबके पास अपने में कार्ड छुपे हुए हैं। देखते हैं कि वक्त पे कौन सा कार्ड निकाल के क्या अपना मफाद हासिल करेगा, देखते हैं कि कौन किस वक्त कौन सा पत्ता निकालता है और इसका तुरुप का पत्ता साबित होता है। अभी ब्रेक लेना, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमाद साहब, क्योंकि तो थोड़ी तशनगी रह गई थी, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, और नाज़रीन के लिए भी आसानी के लिए बता दीजिएगा, ये जो आईनी अदालतें हैं एक ले मैन को बताइए इनका क़याम क्यों ज़रूरी है। यू हैव गॉट 30 to 40 सेकंड्स प्लीज़। जी थैंक यू सो मच। मैं यही बता रहा था कि जब भी आप पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है ये बनाई जा रही है, तो अदलिया का जो रैंक है वो सामने रख दिया जाता है, तीसरे नंबर पे है और पेंडेंसी ऑफ केसेस है और बड़े मामला हैं।
मैं अदलिया का हिस्सा होते हुए, जो कि अदलिया बार और बेंच मुश्तमिल होती है, तो उसका हिस्सा होते हुए मैं इस चीज पे फख्र नहीं कर सकता कि पेंडेंसी ऑफ केसेस है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हमारे रैंकिंग बहुत लो है, और ना ही मैं इसको डिफेंड करता हूँ। लेकिन मैं आपके नाजरीन के सामने कुछ फैक्ट जरूर रखना चाहता हूं ताकि वो अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें। सबसे पहली बात कि अदलिया जिस केस की तह तक पहुंचने के लिए जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे इंतजार करती है, उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मोस्ट करप्ट कह के मुखातिब करती है। दूसरा, हमारा हेल्थ केयर जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर ही सजा और जजा की पूरी इमारत खड़ी की जाती है, वो इस वक्त इंटरनेशनल देखा जाए तो 124वें नंबर पर है। हमारा एजुकेशन सेक्टर जो हर प्रोफेशन के ऊपर डायरेक्ट असर रखता है, वो 136वें नंबर पे है। जो पार्लियामान हमारी अदलिया को सीधा करने जा रही है, वो इस साल 11 कैटेगरीज अपनी रैंकिंग में तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। तो ये बात दुरुस्त है, ये हमें समझना चाहिए कि अदलिया जो है इन आइसोलेशन काम नहीं करती, ये सरकारी इदारे इधर जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उनकी जिम्मेदार हुकूमत है। अदलिया के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट जरूर करती है, लेकिन उसका जिम्मेदार उसको नहीं ठहराया जा सकता। बजाय इसके कि इन सरकारी इदारों को ठीक किया जाए, अदलिया के ऊपर एक सुपीरियर लेयर लगाई जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पिछली अदालत सही काम नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, इसलिए बनाई जा रही है। अगर ये बात मान ली जाए तो एक और फैसला चाहिए आपको मखसूस नशिस्तों जैसा, जिसपे आप कह देंगे कि ये रीराइटिंग है, आप दोबारा कहेंगे कि अब मैं सुपर आईनी कोर्ट बना रहा हूं इसके ऊपर, तो वेयर विल इट एंड? दूसरी बात, ये आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूं कि अदलिया के ऊपर जो बात की जा रही है कि परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, इस वजह से ये एक नई बॉडी बनाई जा रही है। अगर इस चीज को मान लें तो पार्लियामान के ऊपर भी क्या हम कहेंगे कि किसी और को बिठा दिया जाए? क्योंकि पार्लियामान की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अदलिया के अंदर या आम आदमी में कोई भी ये नहीं कहेगा, हम तमाम लोग कहेंगे कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए। इसी तरीके से इस्तिलाहात की जरूरत है, लेकिन इस्तिलाहात लोअर जुडिशरी में करें जहां अवाम का पहला इंटरेक्शन होता है। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब हम क्योंकि अपने दूसरे टॉपिक की जाए, वो भी एक बहुत ही अहम मामला है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी महाज पे भी एक बहुत तवील जंग लड़ रहा है। ऐसी जंग के जो हम हारे तो बहुत बुरी बात है, और जीत भी जाए तो क्या कहने, क्योंकि कर्ज लेना फिर कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम उसके सहारे तो जीते आ रहे हैं। अब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम फाइनली शामिल हो गया है। IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायज़ा लेगा, और जो $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है उसको पूरा करने के लिए जो तरक्याती शराकत दारों से ज़रूरी माली यकीन दहानियाँ भी हम हासिल तो कर चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को $2 अरब की इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। अब इस सारे मामले पे भी हम बात कर लेते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पैकेज होने जा रहा है IMF का, विच इज़ 24th, हो सकता है और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये पाकिस्तान के लिए IMF की जानिब से एक आखिरी पैकेज होगा, उसके बाद पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, एक बार फिर इस्लामाबाद से ही आगाज़ करेंगे। और बताइए एहतशाम साहब, IMF का बेल आउट पैकेज हम फिर मान लें इस चीज़ को जो हुकूमत हमें कह रही है कि जी ये आखिरी है, इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्या कहते हैं आप? देखिए फैसल, ये तो मुझे नहीं लगता, ये बहुत लोगों ने कहा था। मुझे याद है इससे पहले जौलक के अपना मुशर्रफ साहब की हुकूमत में शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2008 से पहले, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी अब हमने कशकोल तोड़ दिया, इसके बाद कुछ नहीं, हमने पैकेज नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा पैकेज लेते रहे, अब हम 26वां प्रोग्राम उनसे लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही है, वो बहुत बड़ा सवाल है फैसल के, क्या वजह है कि हम यहाँ तक पहुँचे। मेरा ख्याल है वक्त नहीं है, हमारे नाज़रीन बहुत चीज़ें समझते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की शराइत भी हैं। अब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है। अभी आप देख लें, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के मिस्टर बास अभी होके गए हैं पाकिस्तान से। उससे पहले हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने 2 दिन पहले अमेरिकी एम्बेसडर से भी डॉक्टर साहब ने मुलाकातें की हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ तय हुई। आज तो बाकायदा तौर पे हमने देखा कि स्पोक्स पर्सन जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत दिनों से मैं पहले भी कह रहा था कि उनको यह है कि जी 2700 किलोमीटर जो है ना आपने बना लिया, ये तकरीबन बनता है 1500-1600 किलोमीटर हिंदुस्तान, और ज़्यादा कर लें तो 1800-1900 बन जाता है इजराइल, उसके बाद 2700 किलोमीटर क्यों रखने हैं? तो हमने उन्हें कहा कि भी ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान इससे भी बड़े पैमाने पे बना रहा है।
तो आपको क्या मसला है? तो अगर आप ऐसी चीज़ें तो आए, हम आपके साथ, अगर जो हमारी कोई औकात नहीं है, हम आपके साथ नो वॉर पैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं आते। हमें तो डेफिनेटली रोका जा रहा है, बहुत सारी शराइत है। देखिए IMF ने जितनी शराइत हम पे लगाई हैं, इससे पहले कभी किसी पैकेज में नहीं हुआ। और एक चीज़ फैसलता है कि जब भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है और वो जाके एग्जेक्टिव बोर्ड में, हमेशा देखा गया जितने आज से प्रोग्राम हुए हैं, एग्जेक्टिव बोर्ड को कह देते हैं कि जी अप्रूव कर दें, तो वो अप्रूव कर देता है बोर्ड की मीटिंग में। लेकिन ये स्टाफ लेवल नेगोशिएशन होने के बाद, जिसमें टेक्निकल लोग, बड़े एक्सपर्ट लोग आते हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया था पाकिस्तान को, लेकिन क्योंकि सियासी शराइत शामिल करनी थी तो ये नहीं किया गया। फिर इसके आप देख लें, ऊपर नीचे उनकी शराइत थी। जो चीज़ें तय हो गई थी, $12 बिलियन का रोल ओवर, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया। फिर $2 बिलियन की फाइनेंसिंग पे इतना जोर लगाया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने, उसके बाद ये हुआ कि $600 मिलियन, लेटेस्ट मेरी इतला ये है कि एक यूरोपियन कमर्शियल बैंक से भी इन पाकिस्तान ने लेने का फैसला किया है, जो कहा जा रहा है 11% पे है, जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब देखें ना, अब सूरत हाल फैसल किधर जा रही है कि 9.6% आपकी इन्फ्लेशन हो गई है, 19.5% इंटरेस्ट रेट हो गए हैं, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, और जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है एनर्जी सेक्टर की भी और FBR की, उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी शराइत मान ली हैं कि किस तरीके से सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हमने टैक्स नेट पे लेके आना है। सबसे बड़ा वादा किया गया कि जी दिसंबर के बाद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे भी हम लोगों को ले आएंगे। अब सवाल ये है कि सारा कुछ करने के बावजूद अमेरिकन हम पे दबाव बढ़ाए चले जा रहे हैं। वो देखें ना, आपको लेटेस्ट ये भी बातें आ रही हैं कि वो कहते हैं CPEC 2 आप बंद कर दें, शुरू ना करें। अभी देखें हमारे लिए कितना मसला है कि ये $3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट जो ओवरऑल अपना $3 ट्रिलियन का BRI है, उसमें हम देखते हैं $60 बिलियन हमारा है। तो हम ये कहाँ जाएंगे, किस तरह की शराइत पूरी करेंगे? हमें बुरे तरीके से जकड़ दिया। आखिरी बात फैसल यही है, जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, अपना ब्रॉड बेस्ड नहीं करेंगे टैक्सेशन का निज़ाम, हम इस तरह की मुश्किलात और इस तरह के मुतालबात हमें मानने पड़ेंगे। बिल्कुल 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 सही है। ज़ाहिर शाह शिराज़ी, पहले जब वारंट और टेरर के मामले पे भी हमसे होता था डू मोर का मुतालबा, वो वारंट टेरर के मामले पे होता था। अब फाइनेंशियल मामलात पे भी हम देख रहे हैं शराइत दर शराइत, और हम उनको पूरा करते जा रहे हैं। और पूरा करते करते आम आवाम है, मैं और आप हैं, जो लोग घरों में है, जो सड़कों पे है, जो 9 to 5 जॉब करता है, जो ठेला लगाता है, उसकी कमर टूटती जा रही है। बिजली के टैरिफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब ये फाइनेंशियल डू मोर भी है। देखिए, मेरे ख्याल में फाइनेंशियल डू मोर तो नहीं है, लेकिन इट्स कोएर्शन कि जिस तरीके से IMF, देखिए बार हम कहते हैं कि ये अमेरिकन प्रोग्राम है और अमेरिका जो इस वक्त पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है, वो जाहिर बात है कि CPEC और BRI का जो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, वो शायद एक बहुत बड़ा उसके लिए एक कहते हैं ना चैलेंज है। और अमेरिकन बाज़ाहिर तो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कदम यहाँ पे रखा हुआ है। वो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए से इस एरिया को जो है वो रिटाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक टेररिज्म है पाकिस्तान के खिलाफ, ये हमेशा से होता रहा है। देखिए, वॉर ऑन टेरर के दौरान भी जमीन हमारी इस्तेमाल हुई, फजा हमारी इस्तेमाल हुई, लोग हमारे शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मरी। क्या हुआ? सिर्फ अमेरिकन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल किए सिर्फ प्रॉक्सी वॉर के ऊपर। और अब भी मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक वॉर है इस वक्त, मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक नई ग्रेट गेम है जो इस खित्ते के अंदर खेली जा रही है। और इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के टेररिज्म देखेंगे। आपके यहाँ आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आप देख रहे हैं कि वाटर टेररिज्म शुरू कर दिया गया है। आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान सॉइल से आपके खिलाफ वही टेररिज्म दोबारा जो है वो फिजिकल टेररिज्म है। साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक कोएर्शन है, आपको इकोनॉमिकली जो है वो कोएर्स किया जा रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म है जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, देखिए, हमें खुल के बात ये भी करनी चाहिए कि इस वक्त आपके जो UAE है, आपके जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट जो है वो चले, यहाँ पे CPEC हो, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक बूम हो। तो मेरे ख्याल ये तमाम चीजें इनडायरेक्टली, और जो IMF का प्रोग्राम है वो भी इसी तमाम चीजों का हिस्सा है कि बार बार पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए कि वो CPEC से विड्रॉ करें। अब आप देखें, उस दिन एक स्टेटमेंट आई कि गवादर के अंदर जो एक्टिव हिस्सा है वो पाकिस्तान का 1% है, जबकि 99% है, जबकि 91% जो है ये चाइनीज का हिस्सा है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अमेरिकन किस तरीके से आपको अलाउ करेंगे कि आप चाइनीज को इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड दें कि वो यहाँ की मार्केट से सेंट्रल एशियन मार्केट तक जाए। तो मैं समझता हूँ कि IMF मजीद कोर्स करेगा, वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद जो है वो स्क्वीज करे। और शायद इतना आसानी से अभी भी जो $7 बिलियन लोन आएगा
वो इतनी आसानी से पाकिस्तान के लिए फिर भी नहीं देने वाले। पॉइंट टेकन। और बिल्कुल ये जो सेल्फ वाली बात है, इस बात को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी एक ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। न्यूज़ पंच में एक बार फिर खुशामदीद। और अब्दुल्ला गल साहब, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे IMF के बेल आउट पैकेज की, और हमारे दीगर जो तज्ज़ेकार उन्होंने कहा कि सेल्फ डिपेंडेंसी जब तक नहीं होगी तब तक आप लेते जाएं बेल आउट पैकेजेस, इट डजंट मैटर। डू यू एग्री टू दैट? और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आपका टेक, ये जो गवादर की बात हुई है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर कुछ बताइए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या ये कर्जे वापस कर सकते हैं? क्या आप में शक्कत है? क्या दुनिया में ऐसे कई ममालिक, तकरीबन 16 ममालिक हैं जिन्होंने कर्जे देने से इनकार कर दिया था, ये कह के कि दीज आर ओडियस लोन, ये गलीज कर्जे हैं, ना ये कौम से पूछ के इस्तेमाल हुए, ना कौम के ऊपर इस्तेमाल हुए, और ना कौम में शक्कत थी देने के लिए। तो फिर पाकिस्तान जो है, देखिए कर्जे लेने में कोई बुरी बात नहीं होती, बैंक कर्जे देते हैं, लेकिन बैंक आपको ये नहीं पूछते कि आपका सिक्योरिटी गार्ड हमारी मर्जी का रखेंगे या नहीं रखेंगे। अभी ये बड़ा वाज़े नजर आ रहा है, दे आर आफ्टर आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनको हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है, उनको हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी से प्रॉब्लम है, और उनको पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है उसकी अफादियत से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट चला तो फिर जाहिर है चीन की जो नेवल पावर है वो एक मजबूती इख्तियार कर जाएगी, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, और अरब दुनिया के साथ जो है तिजारत के मामलात बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। इस तरह वेस्ट जो है वो बिल्कुल पैरालाइज होकर रह जाएगा। ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उनको मालूम है कि चाइना और रशिया का जो गठजोड़ है उसकी बुनियाद के ऊपर वार्म वाटर्स तक फ्रेंडली वे में एक्सेस जो है, क्योंकि रशिया ने दे ट्राइड थ्रू द अदर वे, लेकिन उसमें नुकसान हुआ उनको, और वो फ्रेंडली वे में जाना चाहते हैं। इसलिए गवादर की अफादियत तो पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए गेटवे का किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो एक्सेस टू गल्फ कंट्रीज हो। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात यह है कि क्या ये कर्ज आप पे खर्च हुए हैं? देखिए, कर्ज लेने में और कर्ज के वापसी करने का तरीका और उसकी इस्तेमाल का तरीका, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में कर्ज लेते हैं और कर्ज को चुकाते भी हैं, लेकिन ये कर्ज जो है जानबूझ के हमें एक इनकी मिलिशियस पीछे इनकी जो एजेंडा है वो है, हीनियस डिजाइन्स हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, बीइंग ए ओनली सुपर पावर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, वो इस न्यूक्लियर पावर के दर पे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए और इंडिया के लिए मोहलिक तरीन है, जिसका इजहार वो बरमला ये दोनों ममालिक करते आए हैं, और पाकिस्तान नजरियाती तौर पर उनकी जिद भी है। इसलिए ये दहशतगर्दी का जो बाजार गर्म हुआ, इसके पीछे क्या मगरिब का एजेंडा नहीं है? क्या अफगानिस्तान के अंदर जो 3 लाख वेपन वो छोड़ के गए, वो किसके लिए छोड़ के गए थे 3 लाख वेपन जो थे? तो फिर ये तो बात उनकी कांग्रेस में भी बात आ गई ना, और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, मैथ्यू मिलर का जो बात करना, ये देखिए, ये इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब हमें उसको कैसे नकेल डालनी है, सिर्फ अकेले फौज नहीं कर सकती, इसलिए अदलिया को बिल्कुल पूरी कौम को मिलकर करना पड़ेगा। अब आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला साहब के बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो हमारा साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये क्लेम कि जी ये IMF का प्रोग्राम अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम साबित होगा, इसके बाद हमें लेने की IMF प्रोग्राम ज़रूरत नहीं पेश आएगी, कैसे देखते हैं इस क्लेम को? देखिए, ये बात सुनने में, कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारी जो तलख हकीकत है वो ये है कि हमारे सियासतदान इस बात से सेलिब्रेट करते, इसको अपनी अचीवमेंट बताते नजर आते हैं कि हमारा कर्ज अप्रूव हो रहा है या अप्रूव होने के करीब है। कर्जा लेना सेलिब्रेशन की बात नहीं है, ये अफसोसनाक मकाम है, इससे हमें शर्म आनी चाहिए। अभी तो खैर कर्जा मिला भी नहीं है, अभी तो उम्मीद मिली है कि एजेंडा पे हमारा नाम आ गया है, जहां पर उसको कंसिडर किया जाएगा, हमारी इमदाद की दरख्वास्त को कंसिडर किया जाएगा। हम इस पर भी खुशी मना रहे हैं, तो ये खुशी मनाना मेरे मुताबिक तो इसके मुतरादिफ है कि हम अपने जोरे बाजू पे कतन भी यकीन नहीं रखते। हम नहीं समझते कि हम अपने मामला से खुद जूझ सकते हैं, इनसे उनका हल निकाल सकते हैं। खैर, इस वक्त IMF एक हकीकत भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन खबरों पे अगर रहा जाए तो खबर तो पहले ये भी आती थी कि फलान दोस्त ममालिक, आपके दोस्त मुल्क आपके मुल्क में इतने $100 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं, अभी तक वो भी नहीं आया।
ये बात दुरुस्त है कि जब तक IMF जैसे इदारे हमारी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस जाहिर नहीं करेंगे तो कोई भी सरमायाकार अपने पैसे हमारे मुल्क में नहीं लगाएगा। और क्योंकि कोई सरमायाकार हमारे मुल्क में पैसे नहीं लगा रहा, IMF हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, तो हमें कमर्शियल एंटिटीज के पास जाना पड़ता है, हायर रेट के ऊपर उनसे इंटरेस्ट लेना पड़ता है, इस रेट पे इंटरेस्ट पे उनसे हमें कर्जा लेना पड़ता है। इस वक्त भी $600 मिलियन का जो हमने 11% के ऊपर कर्जा लिया है, इकोनॉमिस्ट उसके बारे में यही राय रखते हैं कि वो हायर एंड पे है। उसको देने का प्लान तो हमारी जो हुकूमत है उसने कभी अवाम को नहीं बताया, ना कानून साजी में अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ना मईशत के प्लान पे अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। हमें देखना पड़ेगा, हमारी उम्र तो गुजर गई जैसे हमारे बड़ों की गुजर गई, क्या हमारी आने वाली नस्लें भी मकरूज पैदा होंगी? क्या हमारे पास कोई रोड मैप है कि हम अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम को इसी दुआ पे ख़त्म करते हैं कि हमसे बड़ी नस्ल ने तो ये देख लिया कर्ज का, आने वाली नस्ल जो है वो कर्जदार ना हो। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। प्रोग्राम से इतने ही दीजिए फैसल करीम को इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।